वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग पूर्व मध्यकाल के पहले के संगम युग को पढ़ रहे थे। हालांकि यह संगम युग प्राचीन भारत का इतिहास है, लेकिन चोल वंश के कारण इसे हम लोग पूर्व मध्यकाल के इतिहास में पढ़ते हैं और इसी में पांड्य वंश भी आता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग संगम वंश के बारे में शुरुआत किए थे और संगम वंश के साहित्यों की चर्चा की, संगम वंश के प्राचीन इतिहास की चर्चा की और संगम वंश का जो क्षेत्र था, संगम काल, संगम युग का जो क्षेत्र था, तो जिसे तमिलकम कहते हैं, तो उसे देखा और कई साहित्यिक कृतियों को देखा। साथ ही साथ हम लोग पिछले वीडियो में संगम युग के जितने सारे इलाके थे, चित्र के माध्यम से भी उसे देख लिया। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, साहित्य को और आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद राजनीतिक जीवन की चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन को देखेंगे। तो चलिए संगम युग के हम लोग शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसी साहित्य को। तो शिल्पाधिकारम इलांगो आदिल द्वारा, मणि मैखलय, शीतलय सतनार द्वारा लिखे गए महाकाव्य और इन महाकाव्यों के द्वारा तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में अच्छी जानकारी तथा 3 अन्य महाकाव्य जीवक चिंतामणि, बलयपति तथा कुंडल केसी। तो याद रखेंगे, शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? तो इलांगो आदिल ने, जो एक जैन साहित्यकार था। तो इलांगो आदिल जो एक जैन साहित्यकार था, इसने शिल्पाधिकारम की रचना की। और मणि मैखलय, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मणि मैखलय एक तमिल का महाकाव्य है जिसकी रचना शीतलय स्तनार ने की थी, शीतलय स्तनार ने। और इन महाकाव्यों के द्वारा तत्कालीन संगम समाज की और राजनीति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। 3 और महाकाव्य लिखे गए इस तमिल साहित्य के अंतर्गत। हालांकि ये साहित्य नहीं थे, ये महाकाव्य थे। तो कौन कौन? एक जीवक चिंतामणि, दूसरा वलयपति और तीसरा कुंडल केसी। तो शिल्पाधिकारम, उसके बाद मणि मैखलय, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडल केसी, ये 5 महाकाव्य थे संगम कालीन समाज के। और शिल्पाधिकारम के रचयिता थे इलांगो आदिल जैन धर्म के थे। और मणि मैखलय, जिसके रचयिता शीतलय स्तनार थे, याद रखेंगे। और इन महाकाव्यों में तत्कालीन संगम समाज के राजनीति एवं समाज की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत, अशोक का अभिलेख। इस अभिलेख में चेर, चोल और पांड्य के बारे में वर्णन है। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी और टॉलेमी जैसे यूनानी लेखकों के द्वारा पश्चिम तथा दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख। कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख। 8वीं शताब्दी में इरैयानार अगापोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन। तो संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत हैं। तो अभी हमने बताया कि कई महाकाव्यों की रचना हुई और कई काव्यों, साहित्यिक रचनाओं की भी निर्माण हुआ। तो उनके अतिरिक्त इस संगम काल के बारे में अन्य स्रोतों से भी जानकारी मिलती है, जैसे अशोक का अभिलेख। इस अभिलेख में चेल, चोल और पांड्य के बारे में वर्णन मिलता है, याद रखेंगे। उसके बाद मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी और टॉलेमी जैसे यूनानी लेखकों के द्वारा पश्चिम तथा दक्षिण भारत के बीच
वाणिज्यिक व्यापार के संपर्कों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा बनाया गया हाथी गुम्फा अभिलेख या हाथी गुम्फा शिलालेख से भी तमिल राजाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं शताब्दी में इरैयानार अगप्पोरुल के भाष्य का मतलब होता है कटाक्ष, टीका। भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है, याद रखेंगे। तमिल संगम का सर्वप्रथम प्रयोग इरैयानार अगप्पोरुल के भाष्य की भूमिका में, तो तमिल संगम का सबसे पहले प्रयोग इरैयानार अगप्पोरुल ने भाष्य की भूमिका के रूप में किया है, कटाक्ष के रूप में किया है, टीका के रूप में किया है, याद रखेंगे। किसके द्वारा? तो इरैयानार अगप्पोरुल के द्वारा। संगम साहित्य से पता चलता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का विस्तार अगस्त्य ऋषि और कौंडिन्य के द्वारा। तो संगम साहित्य से क्या पता चलता है कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार अगस्त्य ऋषि और कौंडिन्य के द्वारा हुआ था। याद रखेंगे कि अगस्त्य ऋषि और कौंडिन्य के द्वारा दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार हुआ, यह पता चलता है संगम साहित्य से। चेर, चोल एवं पांड्य तीनों का संगम स्थल तिरुक्कामपुलियर। तो तिरुक्कामपुलियर चेर, चोल और पांड्य तीनों का संगम स्थल था। यह चेर, ये पांड्य और ये चोल, और यह जो इलाका था तिरुक्कामपुलियर था। यहाँ पे तीनों एक दूसरे से, तीनों का साम्राज्य मिलता था। तो तिरुक्कामपुलियर जो कि तीनों का संगम स्थल था, तिरुक्कामपुलियर, याद रखेंगे। किसका? तो चेर, चोल और पांड्य का, तिरुक्कामपुलियर। संगम साहित्य की दो मुख्य विषय वस्तु, एक अहम और दूसरा पूरम। तो संगम साहित्य की दो मुख्य विषय वस्तु थी, एक था अहम जिसका संबंध प्रेम से था, और दूसरा था पूरम जिसका संबंध युद्ध से था। तो याद रखेंगे कि संगम साहित्य की कितनी विषय वस्तु थी? तो दो मुख्य विषय वस्तु, एक का नाम था अहम जो जिसका संबंध प्रेम से था, और दूसरे का नाम था पूरम जिसका संबंध युद्ध से था। याद रखेंगे। तोलक्कापियम में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख। तो तोलक्कापियम में जो कि एक ग्रंथ था, तो इसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे, तोलक्कापियम में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। नेडुल अलवदे में पांड्य शासक नेडुंजेलियन और उसकी पत्नी का वर्णन। तो नेडुल अलवदे में पांड्य शासक नेडुंजेलियन और उसकी पत्नी का वर्णन है। याद रखेंगे कि इंपॉर्टेंट है कि नेडुल अलवदे में किसका वर्णन है? तो पांड्य वंश का शासक नेडुंजेलियन और उसकी पत्नी का वर्णन है। एथु तौके में 8 चेर शासकों की प्रशस्ति। तो एथु तौके में 8 चेर शासकों की प्रशस्ति लिखी गई है, वर्णित है। याद रखेंगे कि एथु तौके में 8 चेर शासकों की प्रशस्ति का वर्णन है। शिल्पाधिकारम के रचयिता इलांगो आदिल जैन। इसी कारण प्रोफेसर मेहांडले के द्वारा शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड और मणिमेखले को तमिल का ओडिसी की संज्ञा। तो शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन थे? तो इलांगो आदिल जो कि जैन धर्म के थे। इसी कारण प्रोफेसर मेहांडले ने शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा है, और मणिमेखले को तमिल का ओडिसी कहा है। याद रखेंगे कि शिल्पाधिकारम के रचयिता इलांगो आदिल जैन। इसी कारण प्रोफेसर मेहांडले के द्वारा
शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा गया और मणि मैखले को तमिल का ओडिसी कहा गया। ओडिसी याद रखेंगे। संगम काल की कवित्रियां ओवैयार तथा नच्चेलियर। तो संगम काल में दो कवित्री थी, महिला कवित्री, एक का नाम था ओवैयार और दूसरे का नाम था नच्चेलियर। तो ओवैयार और नच्चेलियर दो संगम कालीन कवित्रियां थी, याद रखेंगे। पत्तुपातु कावेरी पत्तनम पर रचित एक लंबी कविता। तो पत्तुपातु कावेरी पत्तनम पर रचित एक लंबी कविता याद रखेंगे। तो पत्तुपातु क्या थी? तो कावेरी पत्तनम के ऊपर लिखी गई एक लंबी कविता थी, याद रखेंगे। इस कावेरी पत्तनम का जो शहर था, इसका निर्माण चोल शासकों के द्वारा हुआ। जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में देख लेंगे। तो पत्तुपातु कावेरी पत्तनम पर रचित एक लंबी कविता थी। संगम कवि कपिलर को पारी नामक चेर राजा का संरक्षण। कपिलर के द्वारा कोलिथौके और कुरिंजपात नामक ग्रंथ की रचना। तो संगम कवि कपिलर को पारी नामक चेर राजा के द्वारा संरक्षण प्राप्त था और कपिलर ने कोलिथौके और कुरिंजपातु नामक ग्रंथ की रचना की थी। पिछले वीडियो में हमने इसे बताया भी है, याद रखेंगे कि संगम कवि कपिलर को पारी नामक चेर राजा का संरक्षण प्राप्त था और कपिलर ने कोलिथौके और कुलिंजपात नामक ग्रंथ की रचना की। मामूलनार नामक तमिल कवि के द्वारा नंदों एवं मौर्यों का उल्लेख। तो मामूलनार नामक एक तमिल कवि था जिसने नंद वंश एवं मौर्य वंश का उल्लेख किया है। तो याद रखेंगे, मामूलनार नामक तमिल कवि के द्वारा नंदों एवं मौर्यों का उल्लेख किया गया। जीवक चिंतामणि को विवाह का ग्रंथ की संज्ञा। तो जीवक चिंतामणि को क्या कहा गया है? विवाह का ग्रंथ, जिसके आधार पर कई विवाह संपन्न कराया जाता है। विवाह संबंधी कई नियम इसमें वर्णित है। तो जीवक चिंतामणि को क्या कहा गया? तो विवाह का ग्रंथ, याद रखेंगे, शादी का ग्रंथ। नचीर विकनियर के द्वारा संगम कृतियों पर टीका लिखा गया। तो एक कवि थे जिनका नाम था नचीर विकनियर। नचीर विकनियर के द्वारा संगम कृतियों पर टीका लिखा गया, अर्थात भाष्य लिखा गया, कटाक्ष किया गया। याद रखेंगे कि संगम कालीन साहित्यों पर टीका लिखा गया किसके द्वारा? तो नचीर विकनियर के द्वारा। शिल्पाधिकारम में मदुरा को समुद्र में विलीन होने की कथा। तो याद रखेंगे कि शिल्पाधिकारम में क्या है? तो मदुरा को समुद्र में विलीन होने की कथा लिखी गई है कि शिल्पाधिकारम में मदुरा समुद्र में विलीन हो गया, तो इसकी कथा लिखी गई है। और कथा क्या है कि कथा में लिखा गया है कि एक कौवलन नामक एक माधवी था। माधवी वंश से शासक रखने, माधवी वंश का एक कह सकते हैं कि एक आदिवासी था, जनजाति था। तो वह गणिका अर्थात वैश्या पर बहुत सारा धन लुटा दिया और सभी धन लुटाने के बाद अपनी पत्नी टंकी के पास आता है और टंकी को कहता है कि अब हम लोग को इलाका छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग के पास यहां रहने के लिए धन संपत्ति नहीं है। और दोनों वह जगह छोड़कर मदुरा चले जाते हैं और मदुरा में कौवलन की रानी की एक पायल चुराने का झूठा आरोप लगता है। तो जब ये लोग मदुरा जाते हैं तो मदुरा के दरबार में जो रानी थी, वह रानी इन पर किस पर? तो कौवलन पर झूठा आरोप लगाती है पायल चुराने पर। नुपुर चुराने, नुपुर का मतलब होता है पायल, तो नुपुर या पायल चुराने की झूठा आरोप लगाती है। आनंद फानन में वहां का राजा इसे मृत्यु दंड का आदेश देता है बिना जांच पड़ताल किए और मृत्यु दंड की इसे सजा मिलती है। लेकिन
जब इस कौवलन की पत्नी, जो इसका नाम था कन्नगी अर्थात गणिका, जब इस बात की जानकारी देती है, इस बात को सिद्ध करती है कि उसका पति कौवलन वह पायल को नहीं चुराया, उसे निर्दोष साबित करती है, तो राजा को काफी आत्मग्लानि महसूस होती है। चूंकि एक निर्दोष व्यक्ति को राजा ने फांसी की सजा दे दी थी, मृत्यु दंड दिया था, तो इसी आत्मग्लानि में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसी चिंता में इसी ग्लानि में उस राजा की भी मृत्यु हो गई। और इस कन्नगी ने अर्थात गणिका, इसका मतलब होता है वैश्या, उसने श्राप दिया और उस श्राप के कारण वह जो मदुरा था वह समुद्र में क्या हो गया, तो विलीन हो गया, जल के राख हो गया। ऐसा कहा जाता है कि मदुरा जो है जलकर राख हो गया और वह राख चला गया समुद्र में। तो यह कहानी था। इसी कथा के आधार पर इस शिल्पाधिकारम में क्या लिखा गया है कि मदुरा और कपाटपुरम, मदुरा जो था वह बाद में क्या होता है, तो विलीन हो जाता है। पिछले वीडियो में भी हमने इसे बताया था। तो शिल्पाधिकारम में मदुरा को समुद्र में विलीन होने की कथा क्या है कि शिल्पाधिकारम का नायक कौवलन माधवी नामक गणिका, उस वैश्या का क्या नाम था, तो माधवी था, और यह माधवी जनजाति से भी संबंधित था। कौन, तो वह जो कौवलन था। तो शिल्पाधिकारम का नायक जो था, हीरो उसका नाम था कौवलन। वह माधवी नामक गणिका अर्थात वैश्या पर अपना सारा धन गंवाकर अपनी पत्नी टंकी के पास आता है और कौवलन तथा टंकी मदुरा के लिए रवाना हो जाते हैं। मदुरा में कौवलन पर रानी की एक पायल अर्थात नुपुर चुराने का झूठा आरोप लगता है और मदुरा का राजा जल्दबाजी में कौवलन को मृत्यु दंड दे देता है। कन्नगी गणिका अपने पति कौवलन को निर्दोष साबित करती है। निर्दोष कौवलन को मृत्यु दंड सजा देने के कारण राजा की ग्लानि में मृत्यु हो जाती है और कन्नगी के साथ से मदुरा जलकर राख हो जाता है। यही कहानी थी और कहा गया है शिल्पाधिकारम में कि इस प्रकार मदुरा समुद्र में विलीन हो गया। संगमकालीन राजनीतिक जीवन, तो यह तो था संगमकालीन साहित्य। अब हम लोग आते हैं संगमकालीन राजनीतिक जीवन कैसा था। तो संगमकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक एवं राजपद वंशानुगत तथा राज्य का समस्त अधिकार राजा के हाथ में, बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी। तो संगमकालीन प्रशासन कैसा था, तो राजतंत्रात्मक था अर्थात राजाओं का शासन था और यह राजपद वंशानुगत होता था अर्थात एक राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो राजपद वंशानुगत था और राज्य का समस्त अधिकार राजा के हाथ में था और बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी बनता था, ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी बनता था, राजा बनता था। याद रखेंगे कि संगमकालीन प्रशासन कैसा था, राजतंत्रात्मक था एवं राजपद वंशानुगत था तथा राज्य का समस्त अधिकार राजा के हाथ में था और बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था। राज्य को मंडल की संज्ञा तथा राजा को मन्नम, वंदन, कार्वेन इत्यादि की उपाधि, ये उपाधियां राजा तथा देवता दोनों के लिए। तो याद रखेंगे राज्य को मंडल कहा जाता था और राजा को मन्नम, बंदन, कार्वेन इत्यादि की उपाधि दी जाती थी। ये उपाधियां राजा और देवता दोनों को दी जाती थी। याद रखेंगे कि राज्य को क्या कहा जाता था, तो मंडल की संज्ञा दी जाती थी, मंडल कहा जाता था और राजा को मन्नम, वंदन और कार्वेन की उपाधि दी जाती थी और ये उपाधियां राजा और देवता दोनों के लिए था। राजा का सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा मंडाई कहलाता था तथा न्याय की सबसे छोटी इकाई मंडलम कहलाती थी। राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था
तो याद रखेंगे, राजा का सर्वोच्च न्यायालय जो कि राज्यसभा कहलाता था उसे मंडाय कहते थे, और न्याय की सबसे छोटी इकाई मंडलम कहलाती थी, और राजा जो होता था वही सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, अर्थात चीफ जस्टिस होता था। कौन? राजा। सबसे अंतिम फैसला वही सुनाता था। तो याद रखेंगे कि राजा का सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा मंडाय कहलाता था, मंडाय, तथा न्यायालय की सबसे छोटी इकाई मंडलम कहलाती थी, और राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल, राजा का जन्मदिन क्या कहा जाता था? तो पेरुनल कहा जाता था, और राजा का दरबार नलबय कहा जाता था। याद रखें, नलबय। राजा के जन्मदिन का आयोजन एक महोत्सव के रूप में, तो राजा का जन्मदिन एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता था संगम युग में, और राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था, और राजा का दरबार नलबय कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया है, यह पूछा गया है कि संगम कालीन समय में राजा के दरबार को क्या कहते थे? तो नलबय कहते थे, और राजा का जन्मदिन एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता था, और राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। सेना के सेनापति को उपाधि एनाडी तथा सेना की अग्र टुकड़ी को उपाधि तुसी, जबकि सेना की पिछली टुकड़ी को उपाधि कुले। तो सेना का जो सेनापति होता था उसे एनाडी कहा जाता था, एनाडी की उपाधि से संबोधित किया जाता था। तो सेना के सेनापति को एनाडी कहा जाता था, और सेना की अग्र टुकड़ी अर्थात आगे की टुकड़ी को तुसी कहा जाता था, तुसी, जबकि सेना की पिछली टुकड़ी को कुले कहा जाता था। याद रखेंगे कि सेना में सेनापति को उपाधि एनाडी कहा जाता था, और सेना की अग्र टुकड़ी को तुसी कहा जाता था, और सेना की पिछली टुकड़ी को कुले कहा जाता था। सेना में वल्लाल अर्थात धनी कृषक की भर्ती, तो सेना में किसकी भर्ती होती थी? वल्लाल की। वल्लाल यानी कि धनी कृषक। तो सेना में धनी किसानों की भर्ती होती थी संगम युग में, जिसे वल्लाल कहा जाता था। याद रखेंगे, वल्लाल। युद्ध में मरे सैनिकों की स्मृति में पाषाण मूर्तियों, जिसे नडुकल या वीरक्कल कहा जाता था, उसका निर्माण। तो सेना में मरे हुए सैनिक के स्मृति में पाषाण मूर्तियों अर्थात पत्थर की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, जिसे नडुकल या वीरक्कल कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, यह वीरक्कल के बारे में पूछा गया है कि संगम काल में जो युद्ध में सैनिक मरते थे तो उनके मरने के जो खंड बनाया जाता था, उनका जो मूर्ति बनाई जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो वीरक्कल या नडुकल कहा जाता था। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिर में दीपक जलाने का कार्य किया जाता था। तो याद रखेंगे कि संगम युग में युद्ध में जो स्त्रियां बंदी बनाई जाती थी, जिन स्त्रियों को जीतकर बंदी बनाया जाता था, तो उन्हें दासी बनाकर उनसे मंदिर में दीपक जलाने का कार्य किया जाता था, उनसे दिया जलवाया जाता था। कहां पे? तो मंदिरों में। याद रखेंगे कि युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिर में दीपक जलाने का कार्य किया जाता था, दिया जलाने का कार्य किया जाता था। तो यह तो था संगम युग का राजनीतिक जीवन और साहित्य। तो हम लोग कुछ देर के बाद मिलेंगे और राजनीतिक जीवन को कंटिन्यू करेंगे और सामाजिक जीवन को उसके बाद देखेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद। वेलकम बैक अगेन। चलिए एक बार फिर से इस YouTube चैनल में स्वागत है और हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस संगम युग को। और संगम युग में हम लोगों ने
राजनीतिक जीवन को देखा, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे संगम युगीन राजनीतिक जीवन को। तो चलिए देखते हैं संगम युगीन जो पॉलिटिकल कैसा था, राजनीति कैसा था। तो राजा का चरित्रवान, प्रजापालक, निष्पक्ष तथा संयमी होना अनिवार्य था। तो संगम युग में राजा का चरित्रवान, प्रजापालक, निष्पक्ष तथा संयमी होना अनिवार्य था, याद रखेंगे। अर्थात राजा चरित्रवान, प्रजापालक, निष्पक्ष और संयमी होने चाहिए थे। किस युग में? तो संगम युग में। राजा के द्वारा अपने जीवन काल में युवराज की नियुक्ति, युवराज को कोहमन तथा अन्य पुत्रों को इलेंगो की संज्ञा। तो राजा अपने जीवन काल में ही युवराज की नियुक्ति कर देता था और युवराज को कोहमन कहा जाता था, जबकि अन्य पुत्रों को इलेंगो कहा जाता था। इलेंगो की संज्ञा दी जाती थी। तो राजा के द्वारा अपने जीवन काल में युवराज की नियुक्ति, युवराज को कोहमन तथा अन्य पुत्रों को इलेंगो की संज्ञा, अर्थात राजा अपने जीवन काल में ही युवराज की नियुक्ति कर देता था, युवराज की घोषणा कर देता था और युवराज को कोहमन कहा जाता था और अन्य पुत्रों को इलेंगो कहा जाता था। इलेंगो। राजा के निसंतान मरने पर मंत्रियों तथा प्रजा के द्वारा राजा का चुनाव। तो जो राजा निसंतान होता था, उसका कोई पुत्र नहीं होता था, उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसके मरने पर मंत्रियों एवं प्रजा के द्वारा राजा का चुनाव होता था। याद रखेंगे कि निसंतान राजा के मरने पर उसके मंत्रियों एवं प्रजा के द्वारा राजा का चुनाव होता था। याद रखेंगे। राज्याभिषेक का प्रचलन नहीं, पर राजा के सिंहासन रूढ़ होने पर उत्सव का आयोजन। तो राज्याभिषेक का प्रचलन नहीं था संगम युग में, लेकिन जब राजा सिंहासन पर बैठता था तो उस समय उत्सवों का आयोजन होता था। याद रखेंगे कि राज्याभिषेक का प्रचलन तो नहीं था संगम काल में, लेकिन राजा के सिंहासनारूढ़ अर्थात सिंहासन पर बैठते ही उत्सव का आयोजन होता था। दरबार में कवियों एवं विद्वानों का स्थान सम्मानजनक। तो संगम युग में जो दरबार था, उस दरबार में विद्वानों एवं कवियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ था। अर्थात संगम युग में कवियों एवं विद्वानों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें काफी सम्मान मिलता था। तो दरबार में कवियों एवं विद्वानों का स्थान सम्मानजनक। राजा के द्वारा अपने राज्य में शासन कार्य का संचालन परामर्शदाताओं के द्वारा। प्रमुख परामर्शदाता कौन थे? तो पुरोहित, वैश्य, ज्योतिष एवं मंत्रीगण। तो संगम युग में राजा अपने राज्य में शासन कार्य का संचालन परामर्शदाताओं के द्वारा करता था। अर्थात उसके कुछ परामर्शदाता होते थे, परामर्श देने वाले होते थे। तो कौन कौन से प्रमुख परामर्शदाता थे? तो पुरोहित, वैश्य, ज्योतिष एवं मंत्रीगण। परामर्शदाताओं की सभा का नाम पंचवारक या पंच महासभा। तो परामर्शदाताओं की सभा का नाम क्या था? तो पंचवारक या फिर पंच महासभा। तो परामर्शदाताओं की सभा को क्या कहा जाता था? तो पंचवारक या फिर पंच महासभा, क्योंकि इसमें 5 सदस्य होते थे। कौन कौन? तो मंत्री, जिसे अमियाचार कहा जाता था, अमियाचार। दूसरा पुरोहित, जिसे पुरोहितार कहा जाता था। तीसरा सेना नायक, जिसे सेनापति यार कहा जाता था। चौथा दूत या राजदूत, जिसे दूतार कहा जाता था। और 5वां गुप्तचर, जिसे ओर्रार कहा जाता था। याद रखेंगे। तो परामर्शदाताओं की सभा का क्या नाम था? पंचवारक या फिर पंच महासभा, जिसमें 5 सदस्य होते थे।
एक मंत्री जिसे अमीय चार कहा जाता था, अमीय चार। दूसरा पुरोहित जिसे पुरोहितार कहा जाता था। तीसरा सेना नायक जिसे सेनापति यार कहा जाता था। चौथा दूत या राजदूत जिसे दूतार कहा जाता था। और पांचवा गुप्तचर जिसे ओरार या ओल्टर या वे कहा जाता था। राज्य के शासन कार्य के संचालन में राजा की सहायता ओल्टर अर्थात गुप्तचर के द्वारा और ओरार ओल्टर या वे एक ही चीज है। तो राजा के शासन कार्य के संचालन में राजा की सहायता किसके द्वारा होती थी? तो गुप्तचर के द्वारा, जिसे क्या ओल्टर ओरार या फिर वे कहा जाता था। वे ओल्टर या ओरार, इसका मतलब गुप्तचर होता था। दंड व्यवस्था बहुत ही कठोर। तो संगम युग में दंड व्यवस्था बहुत ही कठोर थी। याद रखेंगे कि दंड व्यवस्था बहुत ही कठोर थी। राजा के पास हाथी, अश्व, रथ तथा पैदल सहित 4 प्रकार के सेना। तो राजा के पास हाथी, अश्व अर्थात घोड़ा, रथ और पैदल सहित 4 प्रकार की सेना थी। तो संगम युग में राजा के पास कौन कौन सी प्रकार की सेना होती थी? तो एक तो हाथी सेना, दूसरा अश्व यानी घुड़सवार सेना, तीसरा रथ अर्थात 3-4 घोड़ों का एक रथ होता था, और चौथा पैदल सेना। तो इस प्रकार मिला के 4 प्रकार की सेना राजा के पास होते थे। किस युग में? तो संगम काल में। सैनिकों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले शस्त्र वेल अर्थात भाला, विल अर्थात धनुष, कोल अर्थात बाण, वाल अर्थात खड़ग और कवच आदि। तो सैनिकों के द्वारा कौन कौन से शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था? तो वेल भाला, वेल का मतलब भाला, दूसरा विल अर्थात धनुष, कोल अर्थात बाण, वाल अर्थात खड़ग और कवच। इतने सारे शस्त्रों का प्रयोग सैनिकों के द्वारा संगम युग में किया जाता था। शहीद सैनिकों की याद में शिलापट की व्यवस्था एवं मूर्ति बनाकर उनकी देवताओं की तरह पूजा। तो शहीद सैनिकों की याद में शिलापट की व्यवस्था थी। शिलापट अर्थात एक पत्थर पर उसके याद में उसके बारे में लिखा जाता था, और मूर्ति बनाकर उनकी देवताओं की तरह पूजा भी होती थी। तो याद रखेंगे, शहीद सैनिकों की याद में शिलापट की व्यवस्था एवं मूर्ति बनाकर उनके देवताओं की तरह पूजा। सेनाओं के लिए विशेष समारोह का आयोजन, जिसमें सेनापति को एगाड़ी की उपाधि। तो सेनाओं के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन होता था, और उस आयोजन में सेनापति को एगाड़ी की उपाधि प्राप्त होती थी। याद रखेंगे। तो इसके बारे में हमने बताया भी है अभी कुछ देर पहले, जब हमने राजनीति की शुरुआत की थी, कि सेनापति को एगाड़ी कहा जाता था, एगाड़ी की उपाधि दी जाती थी। तो सेनाओं के लिए विशेष समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसमें सेनापति को एगाड़ी की उपाधि प्राप्त होती थी। एगाड़ी। नगर एवं ग्राम प्रशासन की मुख्य इकाइयां, जहां की प्रशासन का संचालन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा। तो नगर एवं ग्राम प्रशासन की मुख्य इकाइयां थी। तो नगर और ग्राम प्रशासन की क्या थी? तो मुख्य इकाइयां थी, जहां की प्रशासन का संचालन किसके द्वारा होता था? तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा। याद रखेंगे, लोकल पॉलिटिशियन के द्वारा। तो नगर का संचालन उर अर्थात नगर आयुक्त के द्वारा, तथा ग्राम का संचालन मन्नरम, पोदई, अम्बलय तथा अप्पय के निर्देशन में। तो नगर का संचालन किसके द्वारा होता था? तो उर के द्वारा, उर अर्थात नगर आयुक्त के द्वारा। जबकि ग्राम का संचालन मन्नरम, पोदई, अम्बलय और अप्पय के निर्देशन में होता था। याद रखेंगे।
अब आते हैं हम लोग नगर के विभाजन पर। तो नगर का विभाजन 5 स्तरों में किया गया। जैसे कि सबसे ऊपरी स्तर राज्य होता था, जिसका प्रमुख क्या होता था? राजा। और जिसे मंडलम भी कहा जाता था। तो राज्य या मंडलम, जिसके प्रमुख को राजा कहते थे। उसके बाद नाडु अर्थात जिला या परगना। उसके बाद उर अर्थात नगर, मतलब कि राज्य या मंडलम जिसका शासक होता था राजा, वह नाडु में विभाजित था। नाडु यानी जिला या परगना। नाडु उर में विभाजित था अर्थात नगर में। उर पेरूर में विभाजित था अर्थात बड़ा गांव। पेरूर सिरूर में विभाजित था। सिरूर का मतलब छोटा गांव। और सिरूर मुडुर में विभाजित था अर्थात पुराने गांव। तो राज्य या मंडलम जिसका प्रमुख राजा होता था, उसके अंदर में नाडु जिसे जिला या परगना कहते थे, उसके अंदर में उर जिसे नगर कहते थे, उसके अंदर में पेरूर जिसे बड़ा गांव आता था जिसे पेरूर कहते थे, उसके अंदर में छोटे गांव जिसे सिरूर कहते थे, और सबसे अंदर मुडुर या फिर पुराना गांव आता था। याद रखेंगे। समुद्री तटीय कस्बे पति नाम कहे जाते थे। तो समुद्री तटीय कस्बे क्या कहे जाते थे? तो पति नाम। याद रखेंगे। छोटे ग्रामों की सभा अवय विवादों, व्यापार तथा रोजगार से संबंधित। तो जो छोटे ग्रामों की सभा थी वह अवय कही जाती थी, जिसके अंतर्गत विवादों, व्यापार तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे आते थे। तो छोटे ग्रामों की सभा अवय कही जाती थी, जिसमें विवाद, व्यापार और रोजगार से संबंधित मुद्दे आते थे। संगम युग में प्रमुख सड़क सालय कही जाती थी। तो संगम युगीन प्रमुख सड़क क्या कही जाती थी? तो सालय। सालय अर्थात प्रमुख सड़क। नगर के प्रमुख ग्वाले तेरू। तो संगम युग में नगर के प्रमुख ग्वाले क्या कहे जाते थे? तो तेरू कहे जाते थे। याद रखेंगे क्या? तेरू। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पेडियन। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पेडियन कही जाती थी। याद रखेंगे कि ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पेडियन कही जाती थी। पेडियन। नगरम शब्द का वर्णिक ग्रामों हेतु। तो नगरम शब्द वर्णिक ग्रामों हेतु, वर्णिक का मतलब होता है व्यापारिक। तो नगरम शब्द वर्णिक ग्रामों हेतु प्रयोग किया जाता था। तो नगरम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो वर्णिक ग्राम के लिए, वर्णिक गांव के लिए। राजकीय आय के स्रोत कृषि तथा व्यापार कर। तो जो संगम युग था उसमें राजकीय आय के स्रोत कौन कौन से थे? तो कृषि तथा व्यापार से प्राप्त होने वाला टैक्स, अर्थात कृषि तथा व्यापार कर संगम युग में आय के स्रोत हुआ करते थे। याद रखें। भूमि पर लगने वाला कर कराई तथा सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर एवं लूट से प्राप्त धन इराई। तो याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि संगम युग में भूमि पर लगने वाला कर क्या कहा जाता था? तो कराई कहा जाता था। जबकि सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर और लूट से प्राप्त धन इराई कहा जाता था। तो सामंतों द्वारा लूट से प्राप्त धन और दिया जाने वाला कर क्या कहा जाता था? तो इराई। जबकि भूमि पर लगने वाला कर कराई कहा जाता था। याद रखेंगे, कराई। सीमा शुल्क द्वारा प्राप्त धन उल्गू या संगम। सीमा पर जो टैक्स लगाया जाता था अर्थात सीमा शुल्क, तो उससे जो प्राप्त धन होता था उसे उल्गू कहा जाता था। उल्गू या फिर संगम कहा जाता था। याद रखेंगे, उल्गू या संगम। राज्य की ओर से धन के अतिरिक्त मांग एवं जबरन लिए गए उपहार इराबू। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया है। तो राज्य की ओर से
धन के अतिरिक्त जो मांग की जाती थी और जबरन जो उपहार स्वरूप धन लिया जाता था उसे इराबू कहा जाता था। याद रखेंगे क्या चीज, तो इराबू इंपॉर्टेंट है। इराबू तो राज्य की ओर से धन के अतिरिक्त मांग एवं जबरन लिया जाने वाला उपहार इराबू। भूमि माप की इकाई मा या वेली, तो भूमि माप की इकाई क्या कही जाती थी, मा या वेली। राजा को अदा किया जाने वाला कर कड़मय या पाडू, तो राजा को जो कर अदा किया जाता था उसे कड़मय या पाडू कहा जाता था। याद रखेंगे कड़मय या पाडू। कर अदा करने वाले क्षेत्र की इकाई वारियम वारी तथा इस क्षेत्र में कर वसूलने वाला अधिकारी वेरियार। तो कर अदा करने वाले क्षेत्र की इकाई क्या कही जाती थी, तो वारियम वारी कही जाती थी, जबकि इस क्षेत्र में कर वसूलने वाला अधिकारी वरियार कहा जाता था। याद रखेंगे वरियार और इकाई वरियम वारी। तो यह तो था राजनीतिक किसका, तो संगम काल का, संगम काल का राजनीतिक इतिहास। अब हम लोग संगम कालीन समाज पर आते हैं। तो संगम कालीन समाज कैसा था उसे हम लोग देखें। तो संगम साहित्य के अनुसार इस समय समाज में वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट विभाजन नहीं, पर समाज में ब्राह्मणों को सम्मानजनक स्थान। तो संगम साहित्य के अनुसार संगम युग में समाज में वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट विभाजन तो नहीं था, लेकिन ब्राह्मणों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। याद रखेंगे किससे, तो ब्राह्मणों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। तमिल क्षेत्र से ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों का आगमन। तो याद रखेंगे कि तमिल क्षेत्र से ही दक्षिण भारत में सर्वप्रथम ब्राह्मणों का आगमन होता है। कहां पे, तो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में। तो पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम ब्राह्मणों का आगमन कहां से होता है, तो तमिल क्षेत्र से। याद रखेंगे कि तमिल क्षेत्र से ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों का आगमन कहां पे, तो दक्षिण भारत में। याद रखेंगे ब्राह्मणों को ही केवल यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार। तो यज्ञोपवीत का मतलब होता है जनेऊ। तो केवल ब्राह्मणों को ही यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करने का अधिकार था। किसमें, तो संगम युग में। तो संगम युग या संगम काल में ब्राह्मणों को ही केवल यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करने का अधिकार था। समाज को अन्य वर्ग के लोगों को उनके प्रांतीय नाम से जानकारी, जैसे पर्वतीय क्षेत्र के लोग कुटिंजी, समुद्र तटीय क्षेत्र के लोग नैडल कहे जाते थे। तो याद रखेंगे कि समाज के अन्य वर्ग के लोगों को उनके प्रांतीय नाम से जाना जाता था, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कुटिंजी कहा जाता था, समुद्र तटीय क्षेत्र के लोगों को नैडल कहा जाता था। याद रखेंगे शासक वर्ग भी बेलाल जाति से निकलते थे। तो बेलाल जाति को हम लोग कृषक वर्ग कहे जाते थे। तो सबसे पहले यहां पे देखें कि संगम काल के प्रमुख जातियों के विषय में जानकारी तोलक्कापियम नामक ग्रंथ में विस्तार पूर्वक। इस ग्रंथ के अनुसार इस काल की प्रमुख जातियां टुडियान, परैयान, कादम्बन, पानन आदि। तो संगम काल के प्रमुख जातियों के विषय में जानकारी किससे मिलती है, तो तोलक्कापियम नामक ग्रंथ से। तोलक्कापियम नामक ग्रंथ से विस्तृत जानकारी, विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। किसके विषय में, तो संगम काल के प्रमुख जातियों के विषय में। और इस ग्रंथ के अनुसार इस काल की प्रमुख जातियां कौन कौन सी थी, तो टुडियान, परैयान, कादम्बन, पानन आदि। याद रखेंगे कि संगम काल के प्रमुख जातियों के विषय में जानकारी तोलक्कापियम नामक ग्रंथ में विस्तार पूर्वक। इस ग्रंथ के अनुसार
इस काल की प्रमुख जातियां टुडियान, प्रयान, कादम्बन, पानन आदि। ब्राह्मणों के अतिरिक्त संगम साहित्य में समाज में 4 वर्गों में विभाजन के विषय में जानकारी। कौन कौन? तो अरसर यानी राज परिवार से जुड़ा व्यक्ति, बेनिगर अर्थात वणिक वर्ग, बल्लाल अर्थात बड़े एवं प्रतिष्ठित पृथक वर्ग तथा वेल्लार अर्थात मजदूर कृषक वर्ग। तो याद रखेंगे कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त संगम साहित्य में समाज में 4 वर्गों में विभाजन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो कौन कौन से वर्ग? अरसर यानी कि राज परिवार से जुड़ा व्यक्ति अर्थात शासक वर्ग। दूसरा बेनिगर अर्थात वणिक वर्ग, व्यापारी वर्ग। तीसरा बल्लाल यानी बड़ा एवं प्रतिष्ठित पृथक वर्ग। और चौथा बेल्लार अर्थात मजदूर कृषक वर्ग। याद रखेंगे बेल्लाल का प्रमुख वेल्लारी, तो बेल्लाल का प्रमुख वेल्लीर कहा जाता था। याद रखेंगे कि बेल्लाल का प्रमुख क्या कहा जाता था? तो बेलीर। याद रखेंगे संगम काल में विवाह को एक संस्कार की संज्ञा तथा प्राचीन काल के समान ही 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन। तो संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में जाना जाता था और प्राचीन काल के ही समान इस युग में भी, संगम युग में भी 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन था। कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन। दास प्रथा का प्रचलन एवं दासों का नियमित बाजार, गायक एवं नर्तक पार और बिडेलियर कहे जाते थे। तो संगम युग में दास प्रथा का प्रचलन था और दासों का नियमित बाजार भी लगता था और गायक एवं नर्तक को पार या बिडेलियर कहा जाता था। याद रखेंगे कि संगम युग में दास प्रथा का प्रचलन था और दासों का नियमित बाजार भी लगता था। गायक एवं नर्तकों को पार और बिडेलियर कहा जाता था। याद रखेंगे उच्च एवं संपन्न वर्ग के लोगों के द्वारा ईंटों तथा चूने से निर्मित भवनों की ऊपरी मंजिल में निवास तथा निचली मंजिल में व्यापार कार्य। तो उच्च एवं संपन्न वर्ग के लोग ईंटों तथा चूनों से निर्मित भवनों की ऊपरी मंजिल में रहते थे, जबकि निचली मंजिल में व्यापार कार्य किया जाता था। याद रखेंगे कि उच्च एवं संपन्न वर्ग के लोगों के द्वारा ईंटों तथा चूने से निर्मित भवनों की ऊपरी मंजिल में निवास था अर्थात रहते थे, जबकि निचली मंजिल में व्यापार कार्य किया जाता था। याद रखेंगे भवनों का निर्माण शास्त्रीय नियमों के अनुसार। तो संगम युग में भवनों का निर्माण शास्त्रीय नियमों के अनुसार होता था। याद रखेंगे भवनों का निर्माण शास्त्रीय नियमों के अनुसार। निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति अत्यंत सामान्य। तो संगम युग में निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति अत्यंत सामान्य थी अर्थात निम्न श्रेणी की थी। तो निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति अत्यंत सामान्य। खेतों में काम करने वाले मजदूर कडेसियर। तो जो मजदूर खेतों में काम करते थे तो संगम युग में उन्हें कडेसियर कहा जाता था। तो खेतों में काम करने वाले मजदूर क्या कहे जाते थे? तो कडेसियर कहे जाते थे। चोल राज्य में धनी कृषक वेल तथा आरसू तथा पांड्य राज्य में कविदी। जो चोल राज्य में धनी कृषक होते थे उन्हें वेल और आरसू कहा जाता था, जबकि पांड्य राज्य में इस धनी कृषक को कविदी कहा जाता था। याद रखेंगे कि चोल राज्य में धनी कृषक को, धनी किसानों को वेल तथा आरसू कहा जाता था, जबकि पांड्य राज्य में धनी किसानों को कविदी कहा जाता था। याद रखेंगे क्या? कविदी। उच्च वर्गों में सती प्रथा एवं अंतर जातीय विवाह का प्रचलन। तो उच्च वर्गों में सती प्रथा
एवं अंतर जातीय विवाह का प्रचलन था। किस युग में? तो संगम युग में। संगम काल में उच्च वर्गों में सती प्रथा एवं अंतर जातीय विवाह का प्रचलन था। वेल्लाल का विभाजन धनिक कृषक तथा भूमिहीन, याद रखेंगे। तो बेल्लाल का विभाजन दो भागों में किया गया था, एक धनीहीन कृषक के रूप में और दूसरा भूमिहीन कृषक के रूप में। एक जिसके पास काफी धन था उस किसान के रूप में, और दूसरा जिसके पास कोई किसी प्रकार की भूमि नहीं थी। तो बेल्लाल का विभाजन धनिक कृषक एवं भूमिहीन के रूप में किया गया था। जाति प्रथा का आधार क्या था? तो व्यवसाय था। तो जाति प्रथा का आधार क्या था? जाति प्रथा का आधार व्यवसाय था, याद रखेंगे, बिजनेस था। शासक वर्ग भी बेल्लाल जाति से निकलते थे। तो कोई जरूरी नहीं था कि शासक वर्ग क्षत्रिय ही हो, जबकि शासक वर्ग बेल्लाल जाति से भी निकलते थे, कृषक वर्ग से भी आते थे। तो ले देकर इनका जो समाज था वह काफी अच्छा था। तो यह तो था संगमकालीन समाज। इसके समाज के कुछ फैक्ट और बचे हैं थोड़े से। तो इसके बाद धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति की चर्चा करेंगे, नारी की स्थिति की चर्चा करेंगे, और मिलेंगे हम लोग इसकी अगले वीडियो में इन सभी विषयों के साथ। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग इस संगम युग को कंटिन्यू करते हुए आगे धार्मिक, आर्थिक, नारी की स्थिति और कुछ अन्य फैक्टरों के साथ। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक